Hello students, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study VSEPRT, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. इस थ्योरी को हम स्टडी कर रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. This theory was given by Sedgwick and Powell in 1940. अब इसमें आप देखेंगे कि इस थ्योरी का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, वो ये है. एक्चुअली ये जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए बताई गई है. किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए ये थ्योरी. तो इसके नाम से ही पता चलता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. तो जो मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मतलब जो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. उस रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन आता है. तो इसलिए इस थ्योरी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं. उसी के अनुसार जो है स्ट्रक्चर्स में चेंज आते हैं. अब देखिए कैसे आते हैं. अगर उस वैलेंस शेल में सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डिंग पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, जो बॉन्डेड एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं. तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री के बनेंगे. रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जो उसका बॉन्ड एंगल है उसी के अनुसार वो जो है स्ट्रक्चर बनेगा. जैसे माना 180 डिग्री का एंगल है तो लीनियर बनेगा, 120 डिग्री का एंगल है बॉन्ड एंगल है तो वो ट्रायंगुलर बनेगा, 109 डिग्री का एंगल है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा. इस तरह से उसके अंदर जो है वो व्यवस्थाएं होती जाएंगी. लेकिन अगर उसके अंदर लोन पेयर भी आ गया, सपोज कीजिए उसमें लोन पेयर भी आ गया, तो लोन पेयर आने से क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी. इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब यह है कि वो ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, मतलब वो दिखेगा तो सही वैसा लेकिन होगा नहीं. ऐसा कैसे, जैसे माना वो जो अगर माना इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर भी है, तो वो ट्राइंगुलर दिखेगा तो सही लेकिन उसमें 120 डिग्री का एंगल नहीं होगा. अगर माना sp हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें लोन पेयर है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सही लेकिन उसके अंदर जो एंगल है वो 180 डिग्री का ना होकर के उससे कम हो जाएगा. तो इस तरह से लोन पेयर आने से उसके अंदर जो है वो ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है. दूसरा ये बताया गया है कि अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम होगा, और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो उससे भी कम होगा. ये वाला जो बता रखा है ये देखें आप, इसकी बात कर रहे हैं हम. लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, उससे कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन. अब चलो देखिए आगे चलते हैं हम. ये जो रिपल्शन है इनका बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. अब देखो ये जो रूल नंबर वन क्या कहता है, ये हम इस रूल की बात कर रहे हैं. रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, उससे कम लोन पेयर, उससे कम है बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होने से जो बॉन्ड पेयर है या बॉन्ड एंगल है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. प्रेशर ज़्यादा पड़ने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल छोटे होने लगेंगे. ये स्थिति आएगी. चलिए देखते हैं हम ऐसा एग्जाम्पल एक. देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि CH4 NH3 और H2O, ये तीनों में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है. सवाल क्या है, CH4 NH3 और H2O तीनों के अंदर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनके बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है. तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ठीक है तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन CH4 के अंदर चार जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसमें चारों के अंदर बॉन्डिंग पेयर है. चारों में बॉन्डिंग पेयर होने से क्या होगा, रिपल्शन जो है वो मिनिमम है. रिपल्शन मिनिमम होने से इनका जो बॉन्डिंग पेयर, चारों बॉन्डिंग पेयर हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री हो गई. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से टेट्राहेड्रल
ये ज्योमेट्री बन गई, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं NH3 में। NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन 4 में से एक के अंदर लोन पेयर है, बाकी 3 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने एक एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर sp3s बॉन्ड बना लिया है। तो देखो ये जो एक लोन पेयर था ना, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये लोन पेयर, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये लोन पेयर आ गया। अब बाकी 3 के अंदर जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनके साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गया। अब यहाँ देखें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ है, यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ। तो रिपल्शन होने से क्या है, इनके ऊपर प्रेशर है, तो बॉन्ड एंगल जो था ना वो घट गया, 109 डिग्री से घटकर जो है 107 डिग्री हो गया। जैसा कि ये प्रेशर, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए टेट्राहेड्रल तो है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, लेकिन बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो गया। अब हम H2 में आए, तो H2 में जो O है उसका देखो, उसमें उस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, उसमें से 2 के अंदर तो एक एक लोन पेयर है, ये इसकी और इसकी बात करें हम, एक एक लोन पेयर है, ये इसकी, और दो बाकी जो 2 है उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब जब 2 हाइड्रोजन जुड़े तो क्या हुआ, लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गए। तो जैसा हमने पहले नियम में बताया, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच में रिपल्शन होने से क्या हुआ, ये दोनों जो एच है इनके ऊपर प्रेशर पड़ा। ये जो एरो का निशान बना है ये एक्चुअली प्रेशर वाला निशान है, ये प्रेशर पड़ा तो ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ झुक गए। नीचे की तरफ झुकने से बॉन्ड एंगल हो गया 104 डिग्री। अब 104 डिग्री होने से अभी कैसा लग रहा है, वी शेप का दिख रहा है। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी इनके बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, इनका शेप डिफरेंट है। तो इसी चीज को NH3 को यहाँ समझा रखा है, H2 को यहाँ समझा रखा है, वही हमने यहाँ समझा है। अब एक एग्जाम्पल है ये NO2 प्लस, ये देखो NO2 प्लस का एग्जाम्पल है। तो NO2 जो प्लस है, इसके अंदर क्या स्थिति आ रही है, NO2 प्लस के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसमें। तो अभी आप देखेंगे इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन NO2 प्लस, इसमें N के ऊपर प्लस है, तो N के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस होने से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने O के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने इस O के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसमें एक एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2, एक इधर और एक इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई। जब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसका मतलब जो संकरण है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनते हैं, तो इसका मतलब दो सिग्मा बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड तो है 4, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब अपन को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपन एक्साइटेड स्टेट में बैठ के भेजकर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 2 के बीच में ही करेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। ये वाले इसकी बात कर रहे हैं हम, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें, ये वाला, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन होने से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, दोनों से एक एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक से इस O का सिग्मा बॉन्ड बना, एक से इस O का सिग्मा बॉन्ड बना। अब बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो एक ने इसका पाई बॉन्ड बना दिया, एक ने इसका पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये बन जाएगा NO2 प्लस आयन। इस तरह से इसका एंगल कैसा हो जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा जैसा बताया। और इसी प्रकार NO2 माइनस है, उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ये NO2 माइनस हमने बताया, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इसमें जो है O के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, O को हमने माइनस किया, वहाँ N को प्लस किया था, इसमें O को माइनस किया है। तो इस तरह से ये जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। अब हम दूसरा देखते हैं, स्क्रीन पर दूसरा पेज आ रहा है, वो देखिए NO2 प्लस का जैसा बताया, sp हाइब्रिडाइजेशन का बता ही दिया है हमने। अब यहाँ देखिए PCl5 जो है इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से ट्रायंगुलर बाय PCl5 में जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये होने से क्या ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अब इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिड में देखो 3 जो Cl है वो तो प्लेनर है, इनको अपन इक्वेटोरियल Cl बोलते हैं। एक Cl ऊपर है और एक Cl नीचे है, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल जो Cl है उसका P और इक्वेटोरियल Cl के साथ 90 डिग्री का एंगल है एक्सियल Cl, P और एक्सियल Cl इनका 180 डिग्री का एंगल है।
इसके अलावा CLE इक्वेटोरियल, CLP और इक्वेटोरियल CL, इनका जो है 120 डिग्री का एंगल है। इस तरह से इसमें व्यवस्था। अब ये बनेगा कैसे वो देखिए कि जो P है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो P है। P के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसका है H2P3, H2P3 इस इसका जो है वो कन्फिग्रेशन है। लेकिन जब अपन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपन को चाहिए 5, तो S के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में चला जाएगा, D के अंदर चला जाएगा। तो D के अंदर चल जाएगा तब कितने हो जाएंगे 3S1, 3S में एक इलेक्ट्रॉन, 3P में एक 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 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो है हाइब्रिडाइज होंगे, आपस में मिलेंगे तो बन जाएंगे 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इनकी ज्योमेट्री वैसे ही होगी ट्रायंगुलर बायपिरामिड, क्योंकि उसी के अंदर इसमें रिपल्शन सबसे कम होता है। तो इस तरह से ये जो है वो रहेंगे। अब इसमें जो एक बॉन्ड की भी बात करें हम, तो इसमें क्या होगा PClA, P सिंगल बॉन्ड ClA, जो ऊपर वाला Cl ले लो या नीचे वाला Cl ले लो, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। और P सिंगल बॉन्ड ClE, ये बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ClA वाला जो एटम है उसका बॉन्ड पेयर और P के पास जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है, एक इधर का, एक इस Cl का, एक इस Cl का और एक इस Cl का, टोटल 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर नीचे है और ऊपर एक बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने से क्या होगा कि Cl जो है वो दूर चला जाता है। रिपल्शन ज़्यादा होने से Cl एक्सियल वाला जो Cl है वो दूर चला जाएगा, नीचे वाला भी Cl दूर चला जाएगा। लेकिन इनके आपस में जो दो दो इलेक्ट्रॉन है 3 जो बॉन्ड पेयर है, इनमें आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है। तीनों जो है वो बराबर डिस्टेंस पर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सब बराबर रहती है और कम रहती है। जब भी कभी PCl5 के हम रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत Cl2 निकलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और Cl2 बन जाता है। इसी तरह से हम ClF3 का भी बना लेंगे स्ट्रक्चर, और इसी तरह से हम SF4 का भी बना सकते हैं। अब ClF3 के अंदर आप देखेंगे कि बाईपिरामिड है, ClF3 जो है वो बाईपिरामिड है। ClF3 के अंदर क्या होता है कि Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 जो P ऑर्बिटल है उसमें से एक एक लोन पेयर है और लास्ट वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थिति है इसमें। अब इसके अंदर हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, हमको एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन हमको बॉन्ड बनाने 3, तो हमको एक जो लोन पेयर है उसको खोलना पड़ता है। तो PY वाला जो लोन पेयर हमने खोला तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनने से क्या स्थिति आएगी, F3 बन जाएगा। लेकिन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम कौन सा बना रहे हैं, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाया हमने। और लोन पेयर इसके अंदर है 2, लोन पेयर 2 होने से स्थिति क्या हो जाएगी, लोन पेयर रिपल्शन होगा। लोन पेयर रिपल्शन होने से जो बॉन्ड एंगल था वो घटकर कितना हो जाएगा 87 डिग्री। ये टी शेप का बनता है जनरली, लेकिन टी शेप के अंदर तो क्या 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये इसमें 2 लोन पेयर होने से ये बॉन्ड एंगल घट के 87 डिग्री का हो जाएगा, टाउ शेप का हो जाएगा, जैसा कि ये बता रखा है, देखिए आप ये है। इसी तरह से ये बनता है, SF4 बनता है। चलो आगे चलते हैं हम। अब ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम पे अगर बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, सेंट्रल एटम पर अगर बॉन्ड पेयर हैं, तो उनके बीच में अगर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। या यूं कहें हम कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। और यदि बॉन्डेड एटम है जो उससे जुड़े हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा। 2 बातें हैं। अगर सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इंक्रीज करें तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा,
और यदि बॉन्डेड एटम जो उससे जुड़े हुए हैं उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करें तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड एंगल डाउन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, इसको एग्जांपल से ही समझ में आएगा। H2O है, H2O को अपन यहाँ देखें, H2O की स्थिति क्या है, आप यहाँ देखेंगे H2O। अब देखिए आप यहाँ पर इस H2O के अंदर क्या है, H2O, O सेंट्रल में है और OF2 में भी O सेंट्रल में है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या स्थिति आ रही है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इसमें O और H के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड पेयर है वो O के पास चले गए। अब O के पास जाने से दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नज़दीक है, नज़दीक होने से इनके अंदर जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने से ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है वो चौड़ा हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल ये चौड़ा होगा, 104 डिग्री का हो गया। अब हम OF2 के इसमें देखें हम, तो OF2 में क्या होता है, सेंट्रल एटम तो O ही है, लेकिन बॉन्डेड एटम F आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने से जो बॉन्ड पेयर थे O और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज़्यादा होने के कारण F के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब F के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल कम हो गया। इसलिए कहते हैं कि H2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, OF2 में बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए जो है वो बॉन्ड एंगल डाउन हो गया। अब इसी प्रकार हम NH3 का ले लेते हैं। NH3 के अंदर जो है 160 डिग्री का एंगल है और NF3 जो है उसके अंदर 102 डिग्री का एंगल है। देखो इसके अंदर भी सेंट्रल एटम तो NN ही है, लेकिन एक तरफ H है बॉन्डेड एटम और एक तरफ F है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एक 107 है और एक है ये एक, इसलिए ये एक 107 है और ये है 102। ये देखिए आप। अब दूसरा देख लेते हैं हम। इसी प्रकार ये है, यही स्ट्रक्चर को बताया जो अपन ने वहाँ पढ़ा था। इसी प्रकार ये वाले एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ रहे हैं रूल 3। अब इस रूल 3 में देखिए, रूल 3 ऐसा बोलता है कि द ओरिजिनल शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय पाई बॉन्ड। सही बात है कि जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, इसको डिसाइड करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। इसको डिसाइड करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसको डिसाइड नहीं करते। स्ट्रक्चर कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसको डिसाइड करने का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन से होंगे या लोन पेयर होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये है। तो इसके साथ दूसरी बात यह है कि अगर पाई बॉन्ड बनता है तो क्योंकि पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो प्रेशर बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़े से उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन ज्योमेट्री में चेंज नहीं आएगा। देखिए अब आप, एक एग्जांपल है अपना POX3, ये इसी एग्जांपल की अपन बात कर रहे हैं, POX3। अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें POX3 के अंदर जो है देखें अपन, P है उससे O तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 3X है वो एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये इस स्ट्रक्चर को देख लो, O है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3X है जो है एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर P में टोटल बॉन्ड है 3 और 2 5 बॉन्ड है, तो P के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उतने 3, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में भेजकर 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेज दो, D का में भेज दो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D के अंदर चला जाएगा। तो जैसा कि ये बता रखा है, देखिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये D के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, S के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें देखो जो सिग्मा बॉन्ड है 4 है, एक तो पाई बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो अपन को 4 के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन कराना, तो 4 में कराना, तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। एक जो इलेक्ट्रॉन था ये बाहर था, इसने पाई बॉन्ड बना लिया, तो पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड O से बन गया। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, पाई बॉन्ड ने और पाई इलेक्ट्रॉन ने कहीं भी ज्योमेट्री को इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है इसकी वजह से ये हुआ है कि जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या छोटा होता है, छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से आसपास के जो बॉन्ड है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने से बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री का था, तो ये घट के उससे कम हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स अभी VSCPRT जो थ्योरी, इसमें 4, 5, 6 3 रूल और हैं। तो 3 रूल और हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।